वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। पहला सेगमेंट आपने हमारा एंजॉय किया होगा जो कि डेंटिस्ट्री पे था। डेंटिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। अब हम बात करेंगे पूरी दुनिया भर में आज जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है। नाजरीन, आपको मैं बताऊं पाकिस्तान में 26% जो है लोग इस मौलिक बीमारी का शिकार है और ये बीमारी जो है साइलेंट किलर, खामोश कातिल की तरह हमारी जिंदगियों में शामिल होती है और फिर हमें पता नहीं चलता। जैसे आप दीवार को देखते हैं ना, दीवार एक बड़ी प्यारी लग रही होती है आपको, लेकिन उसके अंदर दीमक की तरह ही शामिल होती है और फिर अंदर से जो है वो इंसान को खोखला कर देती है, खत्म कर देती है। और ये खामोश कातिल अगर आपको एक दफा हो गया तो आपको इससे राह फरार मिल सकती है या नहीं सकती, ये मैं नहीं बता सकती, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन शुगर डायबिटीज एक ऐसी मौलिक बीमारी है जो कि आपको, अल्लाह ना करे, आपको हार्ट अटैक का सबब बनती है, आपकी किडनी फेलियर का सबब बनती है। तो हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर बिलाल जमील जो कि कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट है, मेडिकल डायरेक्टर इन तब्बा किडनी इंस्टीट्यूट, और ये अपनी फील्ड में माशाल्लाह 20 साल से काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं तो ठीक हूँ माशाल्लाह। आपके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मिस मारिया आमिर जो कि रजिस्ट्रार डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट है इन तब्बा किडनी इंस्टीट्यूट और ये अपने फील्ड में जो है वो 10 साल से काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग सब? दोनों खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका वेलकम करती हूँ मुस्कुराती सुबह में बाज़ाब्ता तौर पे। और सबसे जो है ना, मैं समझती हूँ जो खामोश कातिल है डॉक्टर साहब, शुगर। ये शुगर जो है, डायबिटीज जो है, वो है क्या और एक इंसानी जिंदगी के लिए ये कितनी ज्यादा बुरी है और मौलिक है, जरा इस पे रोशनी डालिए डॉक्टर साहब। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, खामोश कातिल का ना, और ये बिल्कुल सही है। इससे पहले कि मैं इस बात पे भी आपके जो है थोड़ी सी वजाहत करूं, मगर एक दो बातें मैं उससे पहले कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि शुगर जो है वो बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज से चंद साल पहले हम कहते थे कि पाकिस्तान जो है 2020 में जो है 5 या 6 नंबर पे होगा दुनिया में शुगर के मरीजों की तादाद में, पर इस वक्त हम तीसरे नंबर पे हैं। हमसे ऊपर सिर्फ चाइना है, इंडिया है और हम हैं। तो शुगर बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, नंबर 1। और दूसरी अहम बात यह है कि हम पहले कहा करते थे कि डायबिटीज़ बिगिनस एट 40, कि 40 साल की उम्र में डायबिटीज़ होती है, मगर अब हम पाकिस्तान में जो देख रहे हैं कि वो कम उम्र में शुगर हो रही है। अच्छा, इसकी क्या अहमियत है? वो ये कि किसी को आज शुगर होगी तो शुगर की कॉम्प्लिकेशन उसके 8-10 साल में उसकी ज़िंदगी मानी शुरू होंगी। जिसे आपने बता दिया कि दिल की भी हो सकती हैं, गुर्दे की भी हो सकती हैं, आंखों की भी हो सकती हैं, जिस्म के हर हिस्से की हो सकती हैं। पाँव कट जाते हैं, फालिज हो जाते हैं, दिल के दौरे पड़ जाते हैं, किडनी फेल हो जाते हैं। अच्छा, अगर किसी को 30 साल की उम्र में शुगर हो रही है और 40 साल की उम्र में वो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस का वो है, तो ये वो प्राइम टाइम होता है कि जिस वक्त एक आदमी एक पूरी अपनी फैमिली को बढ़ा रहा होता है। उसके बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे होते हैं, उसके बच्चे जा रहे होते हैं, उनको टाइम देना चाहिए, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और वो जो टाइम है उन पे इन्वेस्टमेंट का माली तौर पे, वक्त के तौर पे, जिस्मानी तौर पे, वो सारा उसके अपनी बीमारी पे गुजरा होता है। तो ये दूसरा एक अलमिया है। अच्छा, अब अहम सवाल ये कि डायबिटीज़ क्यों बढ़ रही है? इसका जवाब बड़ा आसान है, समझना बड़ा आसान है, पर उसको अपनी ज़िंदगी में लाना बड़ा मुश्किल है। इसका सीधा सीधा ताल्लुक है हमारे डाइटरी हैबिट से और पैटर्न से। हमारी इसके बारे में मज़ीद वजाहत करेंगी। हमारी ज़िंदगियों में से खुराक बहुत मुरगन हो गई, बेवक्त हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, और हमारी ज़िंदगियों में से एक्सरसाइज निकल गई। हत्ता कि बच्चे भी अब खेल जो है बिस्तर पे लेट के खेलते हैं, पार्क में जाके नहीं खेलते। हमारे ज़माने में तो खेल का मतलब ये था कि हम मैदान में जाएं, भागें दौड़ें। तो इस लाइफ चेंज जो एटीट्यूड की वजह से हुआ, उसकी वजह से जो है हमारी क्या कहते हैं डायबिटीज़ बढ़ती चली जा रही है। और इन दोनों बातों में क्या होता है? बेवक्त खाना, बहुत खाना, मुरगन खाना, एक्सरसाइज ना करना, मोटापा। हमारे बच्चे कितने हैं? अब हम अगर देखें, हमने स्कूल में जाके देखें कि स्कूल के बच्चे हमारे कितने हैं, तो खतरे की घड़ी आज है, खतरे की घंटियां आज बज रही हैं कि जो बच्चे आज ओवरवेट हैं ये किस उम्र में जाके शुगर और ब्लड प्रेशर इस मरीज़ों में मुब्तला होंगे और फिर जाके ये कैसे होंगे और कैसी जनरेशन होगी। तो खतरे की घंटियां तो बज रही हैं। मुझे कभी कभी मरीज़ आते हैं और वो आके दिखाते हैं रिपोर्ट, शुगर कितनी 550, और हम कहते हैं हम उसको अपनी बातें बताना शुरू करते हैं। वो बड़ा कैजुअली कहते हैं, डॉक्टर साहब आप क्यों परेशान हैं, आपको क्या टेंशन है? मैं तो उसकी परवाह भी नहीं करता। मैं कहता यही आपकी गलती है। बिल्कुल। आप समझते हैं कि आप इसकी परवाह नहीं करते, नहीं,
शुगर नहीं करेगी आपकी परवाह, और जब आपको पता चलेगा कि शुगर की वजह से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो उसको बहुत देर हो चुकी होगी। तो इस वक्त मेरे ख्याल में बॉटम लाइन ये है कि क्या कहते हैं, हमें अपने वज़न को, अपनी खुराक को, अपने एक्सरसाइज को, जिसको अंग्रेज़ी में एक सिंपल सी कहते हैं ना हेल्दी लाइफस्टाइल, उसको अपनाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे यहाँ बताए कौन वक्त निकाले। हमारे होता है ना कि कोई चीज़ अगर इसकी जगह कोई दवाई निकल आए आज एक कि भाई आप दवाई खाना शुरू कर दें और आपको शुगर नहीं होगी, तो हर एक उसको मार्केटिंग भी करेगा, बताएगा भी। अगर आप ये कि भी आप खाना छोड़ दें, इसकी मार्केटिंग कौन करेगा, आप वर्जिश करें, इसकी मार्केटिंग कौन करेगा। तो ये हम आप मिलकर करेंगे और इस तरह के प्रोग्रामों से करेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में आपको मारिया ज़्यादा तफसील से बताएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मारिया मुझे बताइएगा आप कि हमारी जो ज़िंदगी पे इसके असरात मरतब होते हैं, तो हम अपनी एक ऐसी डाइट जो हेल्दी डाइट होती है जो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिससे हमें ये ख़तरा भी ना हो कि हमें अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता जो है इन फ्यूचर डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में? जैसे कि आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था कि 26% लोग जो हैं पाकिस्तान के अडल्ट्स वो अभी इस ईयर 2022 में डायबिटीज़ का शिकार हुए हैं। दैट इज़ ऑलमोस्ट और इक्वल टू 33 lakhs। तो ये बहुत बड़े नंबर हैं और ये बहुत अलार्मिंग है, और जिसकी बेसिक वजह जो है वो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल की जिसमें हम बात करेंगे उसमें मेन ये एक्चुअली ये ट्रायो होता है, कॉम्बो होता है 3 चीज़ों का, जिसमें आपका खाना पीना आ जाता है, जिसमें आपका एक्सरसाइज आ जाती है, और तीसरी अगर आपके साथ कोई एसोसिएटेड डिजीज़ है उसकी मेडिकेशन आ जाती हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ें आप टाइमली कर रहे होंगे, अब अगर स्पेसिफिकली हम डाइट की बात करें तो उसमें ये है कि आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिंपल कार्ब्स या सिंपल निशास्ता वाली चीज़ें कम हों, फाइबर वाली या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाली चीज़ें ज़्यादा हों। मिसाल के तौर पे इनको अगर हम आसान अल्फाज में बयान करें तो वो ये होगा कि बेकरी प्रोडक्ट्स हो गई, राइस हो गए, पास्ता हो गए, ये सब चीज़ें, इनमें फ़ाइबर नहीं होता। अब फाइबर का क्या रोल होता है? फाइबर का रोल ये होता है कि वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को देर तक नॉर्मलाइज करता है। इसीलिए हम डायबिटिक्स जितने भी लोग हैं जो शुगर का शिकार हैं या शुगर का मर्ज़ है जिनको, उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप ऐसी डाइट लें जिसमें फ़ाइबर इंटेक या फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा हो, ताकि वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स में पीक्स और लोस क्रिएट ना करवाएं, बल्कि एक स्टैटिक ब्लड शुगर लेवल देर तक मेनटेन रखें। तो बेसिकली ये है। प्लस आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो 5 फूड ग्रुप्स हैं जो हम हर प्लेटफॉर्म पे बता रहे होते हैं कि एक हेल्दी प्लेट के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपका प्रोटीन भी शामिल हो। प्रोटीन में आपकी चिकन हो गई, मटन हो गया, बीफ हो गया, इवन अगर आपको कोई एसोसिएटेड डिजीज़ ना हो, अगर हम एक जनरलाइज बात करें। फ्रूट्स होने चाहिए। अब फ्रूट्स भी ऐसे होने चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जिसमें निशास्ता कम हो, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को एकदम से ना बढ़ा दे। तो ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। प्लस वेजिटेबल्स आपकी डाइट का कंपोनेंट होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप स्टार्च ले रहे हैं तो ऐसे लें जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, जैसे कि गंदम की रोटी, गंदम का पराठा, जौ, दलिया, इस तरह की चीज़ें शामिल करें एज़ कम्पेयर टू आप ब्रेड ले रहे हैं या चावल ले रहे हैं या आप आलू से बनी हुई प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इस तरह से आप 4-5 ग्रुप को, और साथ में डेयरी होना बहुत ज़रूरी है जिसमें दूध दही शामिल है, लो फैट हो तो बहुत बेहतर है। तो ये 5 कंपोनेंट होते हैं जो आपकी एक हेल्दी डाइट का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप अपनी डाइट में इस तरह से 5 ग्रुप शामिल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है और फर्दर आगे आपके बहुत काम आएगा। बिल्कुल, लेकिन फॉलो करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। आप लोग अगर इस बात को सोचेंगे और समझेंगे तो आप एक अच्छी और हेल्दी जिंदगी गुजार सकते हैं। बढ़ते डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ जो है हमारी किडनी के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है? देखिए, किसी को भी अगर काफ़ी अरसे तक शुगर हो, रफली 7-8 साल तक हो, तो उसके शुगर के बढ़ने और शुगर कंट्रोल में ना हो तो उसमें शुगर के बढ़ने की वजह से खून की नालियों पर असरात पड़ते हैं। तो शुगर को जो है कोई गुर्दे बुरे नहीं लगते या दिल बुरा नहीं लगता, उसके असरात जो होते हैं वो खून की नालियों पे होते हैं। खून की नालियाँ को हम तकसीम करते हैं कि कुछ बड़ी नालियाँ होती हैं कुछ, और कुछ छोटी बारीक नालियाँ होती हैं। जो बड़ी नालियाँ हैं अगर वो हो तो फिर फालिज होते हैं, दिल की तकलीफ़ होती है, हाथ पाँव कट जाते हैं। और अगर बारीक हों, खून की नालियाँ मुतासर हों, तो फिर नज़र पे असर पड़ता है और गुर्दों पे असर पड़ता है। तो इस वक्त न सिर्फ ये कि डायबिटीज़ बढ़ रही है, तो सारे डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन वो भी बढ़ोगी, दिल की तकलीफ़ें भी बढ़ेंगी, ब्लाइंडनेस जो है, नज़र का चले जाना, समात का ख़त्म हो जाना, वो भी बढ़ेगा, और इस तरह किडनी भी बढ़ेगी। इस वक्त हमारे पास जो पाकिस्तान भर में मरीज़ हैं जिनकी डायलिसिस हो रही है, उसमें से तकरीबन 35 से 40% लोग ऐसे हैं जिनके गुर्दे
صرف شوگر کی وجہ سے خراب ہوئے. اور یہ صرف پاکستان میں ایسا نہیں, دنیا بھر میں ایسا ہے. تو اگر ہم صرف گردے کے فیلئر کے مریضوں کو کم کرنا چاہیں اور اگر ہم ایک ہی بیماری کو ایڈریس کر لیں تو ہم اسی سے بہت زیادہ کڈنی فیلئر کے مریضوں کو بچا سکتے ہیں. اچھا, اب گردے کی بیماری کن شوگر کے مریضوں میں ہوتی ہے؟ نمبر 1 ان میں ہوتی ہے جو کہ شوگر کا کنٹرول اچھا نہیں رکھتے. جیسے میں نے بتایا کہ 600 شوگر ہے, وہ کہتے ہیں جی کیونکہ کوئی تکلیف, جیسے آپ نے کہا کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی, دیمک کی طرح آپ نے مثال دی کہ کھا رہی ہے, تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا, وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں دوا کھاتا ہوں, شوگر لو ہو جاتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, دوا نہیں کھاتا میں ٹھیک رہتا ہوں. تو اس لیے وہ علاج کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جن کو, یا جن میں فیملی ہسٹری, اگر خدا نخواستہ کسی کو شوگر ہے اور اس کے خاندان میں کسی کو کڈنی فیلئر بھی ہوا ہے یا کڈنی متاثر ہوئی ہے, تو اس میں بھی اس کا چانس زیادہ ہوگا. اوکے ڈاکٹر صاحب, کیا ڈائبٹیز کی وجہ سے پیشنٹ ڈائلسس پہ بھی چلے جاتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ڈائلسس کب ہوتی ہے؟ ڈائلسس اس وقت ہوتی ہے جب یہ ڈاکٹر کہہ دے کہ اب گردے اتنا کم کام کر رہے ہیں کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے یا زندگی جو خون کی صفائی کرنے کے لیے یا سارا گند جو ہے ہمارے جسم میں جو ایکسٹرا پانی ہے, ایکسٹرا نمکیات ہیں, ایکسٹرا ایسڈز ہیں, ان کو نکالنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو اب ڈائلسس ہوگی, چاہے وہ شوگر کی وجہ سے گردے خراب ہوں یا کسی اور بیماری کی وجہ سے خراب ہوں, پھر ڈائلسس ہوتی ہے. اور ڈائلسس جب شوگر کے مریضوں میں ہوتی ہے, گردے مستقل خراب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کرونک رینل فیلئر. ایک ہوتا ہے ایکیوٹ جو کہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, تو کرونک ہوتا ہے پھر ظاہری زندگی ہوتی ہے, 2 سال 10 سال 20 سال جتنی بھی اللہ نے زندگی لکھی ہے وہ ڈائلسس ہوتی چلی جائے گی. اس میں جسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے جسمانی تکلیف بھی ہے, اخراجات بھی ہیں, اس مریض کے لیے بھی, اس کی فیملی کے لیے بھی. دیکھیں نا اچھا خاصا ہے اگر کسی آدمی کی ڈائلسس ہو رہی ہے اور اس کو اخراجات نہیں بھی برداشت کرنے پڑے, تو مگر اس کا کام, اس کی باقی ساری چیزیں تو متاثر ہو رہی ہیں اور اسے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کی فیملی متاثر ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں جو نیڈ آف دی آر ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح نمبر 1 ہم ڈائبٹیز سے بچیں, کس طرح ہم اگریں. ایک تو ابھی ہم نے فگرز کی بات کی کہ بھئی ہمارے لیے ہمارے ہاں کتنی زیادہ کامن ہو رہی ہے. اس میں 2 اور ایسی فگرز ہیں جو کہ اور پریشان کن ہیں. ایک کہ ہمارے یہاں ایک خاصی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کو شوگر ہے پر وہ ڈائگنوز نہیں ہوئے, ان ڈائگنوز, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے. میں نے شوگر چیک ہی نہیں کرائی, میں نے کبھی ٹیسٹ کرایا نہیں. کیوں نہیں کرایا ہم نے؟ ڈاکٹر صاحب ضرورت نہیں تھی. ضرورت کسی کو نہیں تھی, ضرورت ہر ایک کو ہے, ہر ایک کو ہو سکتی ہے. جس طرح بڑھ رہی ہے شوگر, اس میں ہر آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ارے بھائی فلانا کو ہو گئی, فلانا کو ہو گئی. ہر آدمی کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ یہ بیماری کل مجھ کو بھی ہو سکتی ہے, اس سے بچنے کے لیے میں آج کیا کروں. اور یہ خدا نخواستہ مجھے دیمک کی طرح لگ تو نہیں گئی ہے, اس کے جاننے کے لیے میں کیا کروں. شوگر کا ٹیسٹ کرا لیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے. اگر نارمل آتا ہے تو 6 مہینے میں, 8 مہینے میں, سال میں کرا لیں. آج کل تو ہر گھروں میں گلوکومیٹر ہوتا ہے, خود گلوکومیٹر پہ چیک کر لیں. اور ایک اور آپ نے بات کی تھی, ہاں, کہ کس طرح میں ہونے سے بچاؤں. جیسا ایک ماریا نے بڑی اچھی بات کی اور خلاصہ کیا کھانے کے بارے میں. یہ صرف شوگر کے مریضوں کے لیے نہیں تھا, یہ میرے لیے بھی ہے. یہ مجھے اللہ کا شکر ہے, کوئی ایسی بیماری نہیں ہے, مگر یہ میرے لیے بھی ہے, یہ سب کے لیے, یہ میرے بچوں کے لیے بھی ہے, چھوٹے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ہمارے, تاکہ ہم آج سے اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی آدمی تھوڑا سا کھا لیتے ہیں, بدپریزی کر لیتے ہیں, مگر ونس ان وائل تو الگ بات ہے, مگر اس کو ہیبٹ نہ بنائیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھاتے ہی پیزا برگر کے علاوہ کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں. بالکل, جنک فوڈ نے بھی بہت تباہی مچائی ہے. اور ایک اور میں اس میں ساتھ بات کہوں کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, ایک چیز ہوتی ہے پری ڈائبٹیز, کہ ابھی ڈائبٹیز پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی ہے مگر آپ کی شوگر خراب ہو گئی ہے. اس وقت یہ چیزیں اگر کی جائے, وزن کو کنٹرول کیا جائے, باقی چیزوں کو کنٹرول کیا جائے, تو کیا کہتے ہیں شوگر ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. آپ کی پری ڈائبٹیز سے آپ نارمل رینج میں بھی آ سکتے ہیں. میں ماریہ سے ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ بھئی وزن کے لیے ہم کیا کریں, وزن کو کس طرح کنٹرول کریں, تاکہ اچھا اس سے صرف ایک شوگر ہی نہیں ہے, اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں کہ ہم کس طرح اس کو وزن کو کم کر کے اپنی, اگر ہمیں شوگر ہونے والی ہے یا ارلی سٹیجز میں ہو گئی ہے تو اس کو ہم کس طرح پریونٹ کریں یا ختم کریں. بالکل. اچھا دیکھیں, اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ویٹ کے اکارڈنگ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. کیا ہم ہیلدی ویٹ میں فال کر رہے ہیں, کیا ہم اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہیں, یا ہم اوور ویٹ ہیں. تو اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ایک فارمولا ہوتا ہے BMI کا, جو کہلاتا ہے باڈی ماس انڈیکس, جو ہماری ہائٹ کے اکارڈنگ, ہمارے ویٹ کے اکارڈنگ ایک ریڈنگ آ جاتی ہے ہمارے پاس. اگر وہ ان بٹوین 18.5 سے 22.5 تک ہے تو آپ ہیلدی ویٹ میں فال کر رہے ہیں, آپ ہیلدی ہیں. اور اگر 22.5 سے ابو جا رہا ہے تو اوور ویٹ, اور ابو جا رہا ہے تو آپ اوبیسٹی کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ کرائیٹیریا ہے. دوسرا کرائیٹیریا اب جو لیٹسٹ ہے, جو اب ورلڈ وائڈ مانا جا رہا ہے, وہ یہ ہے آپ کا ویسٹ سرکمفرنس.
آپ کا ویسٹ سرکمفرنس بہت میٹر کرتا ہے. اگر آپ کی ویسٹ سرکمفرنس زیادہ ہے, سینٹرل اوبیسٹی ہے, تو آپ زیادہ رسک پر ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا ویٹ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے اور اس سے زیادہ ہے, تو آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں, کوئی بھی کھانا جو میں اپنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں برا نہیں ہوتا انلیس آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور کس پورشن میں کھا رہے ہیں, یعنی کتنی مقدار میں کھا رہے ہیں. ایون ہم لوگ اپنے پیشنٹس کو کبھی کبھی فیسٹنگ کرنے کو بولتے ہیں کہ آپ بالکل آپ جنک فوڈ بھی کھا سکتے ہیں. جنک فوڈ بھی اتنا جنک نہیں ہوتا انلیس ہم اس کو اتنا بنا نہ دیں. مثال کے طور پہ آپ برگر کی بات کریں تو آج کل ہمارے پاس برگر بنز بھی ہول ویٹ کے اویلیبل ہیں بہت سارے آؤٹ لیٹس کے اوپر, آپ اس کو پریفر کر لیں. آپ بجائے فرائڈ چکن کو اس کے اندر رکھوانے کے بجائے آپ اسٹیک چکن کے جو پیسز آ رہے ہیں, بہت سارے آؤٹ لیٹس ہیں جو اب یہ چیزیں آفر کر رہے ہیں, آپ اپنی جو کھانا ہے اس کو اپ سائز نہ کروائیں. ایکسٹرا گلاس ڈرنک کا اپ سائز نہ کروائیں, فرائز نہ لیں آپ اس کے ساتھ, آپ اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کروا دیں. بالکل ڈرنکس کا استعمال آپ نہ کریں اس کے ساتھ, تو آپ یہ چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں. کبھی کبھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. بالکل, بس اگر آپ اس کی کوانٹٹی نہ بڑھا رہے ہوں اور ساتھ ساتھ آپ اس کی کوالٹی کیا لے رہے ہیں. پلس جو ہمارے یہاں کا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے نا, اوبیسٹی کیوں ہو رہی ہے, انہیلدی لائف سٹائل سے. فرائڈ چیزوں کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, بیکری پروڈکٹس کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے, صبح بریک فاسٹ میں لوگ فرائڈ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, پیٹیز لے رہے ہوتے ہیں, سموسے لے رہے ہوتے ہیں, بیکاز آف ان اویلیبلٹی آف فوڈ پروڈکٹس وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں, کوئی اور چیز ان کو نہیں مل رہی ہوتی. لیکن وہ پھر تو کوشش کریں کہ جہاں آپ کو پتا ہے کہ جہاں اویلیبلٹی کا ایشو ہے وہاں آپ اپنے ساتھ کیری کرنا شروع کر دیں چیزوں کو. بالکل ٹھیک ہے, اس طرح سے کر لیں. اور بجائے سویٹس کا استعمال, بہت سارے لوگ سویٹس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا بھی استعمال تھوڑا کم کریں. مجھے لگ رہا ہے کہ ماریا کی جو مسکراہٹ ہے, ماریا آپ بھی سویٹس کا استعمال میں کرتی ہوں, مجھے پسند ہے, مجھے بھی پسند ہے, مجھے سویٹس پسند ہے, لیکن اس کو اکوموڈیٹ کر کے لیا جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہوتے ہیں بیچارے, ان کا بہت دل چاہتا ہے میٹھا کھانے کا, تو وہ کیا میٹھا کھا سکتے ہیں یا کیا لمٹ ہونی چاہیے؟ پورشن کنٹرول اس میں بھی میٹر کرتا ہے. بالکل میٹر کرتا ہے. دیکھیں, یہ سارا گیم ہی آپ کے بلڈ شوگر لیولز کا ہے. اگر آپ کے بلڈ شوگر لیولز آپ نے اچھے سے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں تو یو کین ہیو گلاب جامن آلسو. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے بلڈ شوگر لیولز ان کنٹرول ہیں تو پھر آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی مقدار میں کھائیں گے, چھوٹی والی بھی اویلیبل ہوتی ہیں, چھوٹی والی کھا لیں, بڑی والی نہ کھائیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے بلڈ شوگرز اتنے اچھے کنٹرول میں ہیں تو آپ میٹھا کھا سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اب جتنی بھی گفتگو ماریا نے کی ہے نا, تو باقیوں نے باقی رجسٹر کیوں نہ کیوں, وہ گلاب جامن کی بات ضرور رجسٹر کی ہوگی. ایک لمبا کنڈلی سے صاحبہ آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ شوگر مریض گلاب جامن کھا سکتا ہے. چلیں میں ایک اور لائن ایڈ کر دیتی ہوں کہ آپ کھانے سے پہلے ایک دفعہ اپنے ڈائبٹالوجسٹ یا ڈائٹیشن سے ضرور کنسلٹ کر لیجیے. آپ کی بات صحیح ہے, بات صحیح, مطلب ہوتا ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں پر ہم سنتے ہوئے جو ہم اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں. بالکل, ہم نے یہ نہیں کہا کہ روز کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے 6 مہینے میں کھا لی تو کوئی بات نہیں ہے. اور اس وقت بھی یہ کہ جب ان کی شوگر کنٹرول میں ہو, ان کو پتہ ہو. بالکل چیک ضرور کریں, کیونکہ مور لیس ہائپو اور ہائپر کے سمٹمز ایک ہو رہے ہوتے ہیں. بلڈ شوگر بڑھنے کے اور کم ہونے کے مور اور لیس سیم ہوتے ہیں. تو پہلے اپنی ڈاکٹری نہ کریں, پہلے اگر آپ کو ایسے سمٹمز کوئی لگ رہے ہوں, پہلے آپ گلوکومیٹر سے اپنی شوگر چیک کریں. اگر آپ کی شوگر لو جا رہی ہے تو آپ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی شوگر سرپ, کوئی شربت, کوئی دودھ, اس طرح کی چیز لیں. اور اگر آپ کی زیادہ ہے تو پھر بالکل استعمال نہ کریں. اور جو آپ اگر آپ میڈیکیشن پہ ہیں تو اپنی میڈیکیشن جو آپ کو ایڈوائز کی ہوئی ہو, یا اگر آپ انسولین تھراپی پہ ہیں تو آپ اپنی انسولین اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق جو انہوں نے دی ہے اس کا استعمال کریں. میں ایک بات کا یہاں پر اضافہ کروں, جو ہمارے بڑے اچھے مریض ہوتے ہیں نا, جو اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے اچھے مریض ہوتے ہیں جو اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیونکہ شوگر ہے کیا, شوگر یہ ہے کہ ہم کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں قدرت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کو ہضم کرنے کے لیے اسی کوانٹٹی میں, رائٹ کوانٹٹی میں انسولین پروڈیوس ہو جاتی ہے اور اس کو ہضم کر دیتی ہے. اگر میں نے 6 گھنٹے کھانا نہیں کھایا تو انسولین نہیں پیدا ہو رہی, پھر میں نے رچ کھانا کھا لیا تو پیدا ہو جائے گی. تو اب یہ میکینزم جسم میں ختم ہو گیا ہے. جو اچھے مریض ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کو معلوم ہے کہ اچھا بھی ہم روز اتنا کھاتے ہیں, آج ہم شادی میں جا رہے ہیں یا آج گھر میں دعوت ہے, ہم کھا رہے ہیں تو ہمیں اپنی انسولین اتنی بڑھا دیں گے تو یہ کنٹرول ہو جائے گی. اور وہ خود کر لیتے ہیں اس طرح تھوڑا سا رکھ کے. تو یہ چیز اپنے ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کریں کہ جی اگر میں انسان ہوں, کبھی گھر میں دعوت بھی ہوگی, کبھی کسی دعوت میں بھی جاؤں گا, کبھی اس نے کہا کہ کبھی
शाज़ नाज़र गुलाब जामुन भी खा लूँगा तो उस वक्त मैं क्या इंसुलिन को बढ़ा लिया करूँ या क्या अपनी दवाइयों में क्या मॉडिफिकेशन करूँ, ये चीज़ें अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। मतलब कोई ज़िंदगी को, हमारा मकसद किसी की ज़िंदगी को बहुत परेशान कुन बनाना नहीं है, रस्ते हैं उसमें, मगर वो रस्ते मरीज़ खुद न चुने, अपने डॉक्टर से मशावरत के बाद वो उन रस्तों को चुने। बिल्कुल। आज अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से मरीज़ जिनको डायलिसिस हो रही होती है वो ये समझते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब हम मर जाएंगे, बस हम मरने वाले हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दें उनको ज़रा मोटिवेट। पहली बात तो ये कि हम चाहते हैं कि किसी की डायलिसिस हो ही ना, हम इसीलिए यहाँ पर हैं कि भाई शुगर की वजह से किडनी ख़राब ना हो। मगर ये जो कंसेप्ट है ना कि हम परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या कहते हैं, अगर एक आम तासुर है, आप मरीज़ों को आपस में बात करते सुने कि नहीं डायलिसिस नहीं होनी चाहिए, डायलिसिस होगी तो वो फलाना की हुई थी मर गया था, फलाना की हुई थी मर गया था। मैं तो उनको ये कहता हूँ कि भाई जिनकी नहीं हुई तो वो क्या आज तक जिंदा हैं, तो मरना तो है हर एक ने। बिल्कुल। मगर ये कंसेप्ट के डायलिसिस का मतलब ये है कि बस अब आपने मौत का इंतज़ार करना है, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह हम अभी तक सारी बातें कर रहे हैं कि शुगर का मरीज़ भी एक लिमिट में रह के अपना खाने खा सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो अगर एक किडनी का पेशेंट जिसकी डायलिसिस शुरू हो गई है वो अपनी डायलिसिस अपने डॉक्टर के बताए हुए तरीके के हिसाब से वक्त पे कराता है, वो परहेज़ करता है, अपनी दवाइयों का करता है और ऐसे काम नहीं करता जिसमें इमरजेंसी बनती है, मतलब खाने की बदपरहेज़ी, पानी की बदपरहेज़ी, नमक की बदपरहेज़ी और फलों की बदपरहेज़ी, तो वो बड़े आराम से कई साल, हमारे पास 20 मतलब सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं जो 10 साल से ज़्यादा हैं और हमारे पास 20 ऐसी मिसालें हैं जो कि 20 साल से ऊपर डायलिसिस करा रहे हैं। और मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर एक रीजनेबली ठीक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, घूमते फिरते भी हैं, जाते भी हैं, नॉर्दर्न एरिया में भी जाते हैं, उम्रा भी करने जाते हैं, हज भी करने जाते हैं, मुल्क से बाहर भी जाते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। पहली बात तो ये डायलिसिस होना, मगर खुदा न खास्ता किसी की हो ही गई है तो वो हिम्मत नहीं हारे। हमारे पास मिसालें हैं, हम दिखा सकते हैं, बिठा सकते हैं, मिला सकते हैं कि जो 15 साल से 20 साल से डायलिसिस करा रहे हैं और रीजनेबल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा अगर किसी को डायबिटीज़ के बाद डायलिसिस हो जाती है तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए हो रही है फिर उसके बाद रुक जाए? देखिए, एक दूसरा मौजू है और उसमें मौजू ये है कि जब किडनी फेलियर किसी को हो जाए, जैसे मैंने कहा कि किडनी फेलियर का क्या मतलब है कि किडनी फेलियर की भी स्टेजेस हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक। स्टेज 5 पे जाके डायलिसिस की बात होती है, स्टेज 1 से लेकर 4 तक डायलिसिस की बात नहीं होती। जब स्टेज 5 पे आ गया तो उस वक्त डायलिसिस की ज़रूरत है। अच्छा, किडनी फेलियर को हम डिस्क्राइब करते हैं 2 तरीके में। एक्यूट, जो चंद दिनों में, हफ्तों में हो गया, वो अक्सर ठीक हो जाते हैं। किसी के जिस्म में पानी की कमी हुई, किसी को उल्टियाँ लगीं, जुलाब लगे, खून बह गया, डिलीवरी के बाद खून ज़ाया हो गया या कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, दवाइयों को उसका रिएक्शन हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया चोट लगने के बाद किसी वजह से, तो उसमें किडनी फेलियर हुआ और वो डायलिसिस भी हुई मगर वो ठीक हो गया और बिल्कुल किडनी फंक्शन ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल हो गया। ये एक्यूट सेटिंग में होता है। जो क्रॉनिक सेटिंग में होता है उसमें जो बिल्कुल हो गया, जिसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये कॉजेज हैं, उसमें फिर डायलिसिस हो तो होती रहती है। हाँ, उसमें भी डायलिसिस रुकने का एक पॉसिबिलिटी होती है, मगर ये एक इंडिविजुअल बात होगी और उनका डॉक्टर देख के बता सकता है। मगर मुख्तसर ये है कि एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है जिसमें किडनी यूजली रिकवर कर जाती हैं और एक क्रॉनिक किडनी फेलियर होता है जिसमें किडनी के रिकवर करने के चांसेस कम होते हैं। ओके डॉक्टर साहब, बात कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया है। नाज़रीन तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। सर की जानिब बढ़ते हैं। सर, जिन लोगों को एक दफ़ा शुगर डायग्नोज हो गई, क्या ये पॉसिबल है कि एक बार शुगर होने के बाद आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं? जो डायबिटीज़ का उनके ऊपर टैग लग गया वो रिवर्स हो सकता है? देखिए, इसमें 2 बातें। एक तो ये कि जैसे हमने कहा ना कि शुगर की टेस्ट होता है या एक शुगर एक तो हम शुगर करते हैं ना जो ब्लड से कि फास्टिंग शुगर इतनी है और रैंडम शुगर इतनी है, और एक उससे बेहतर टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो बताता है कि एवरेज तकरीबन 3 महीने में आपकी शुगर कंट्रोल कैसा रहा। तो एक उसमें एक नॉर्मल है और एक डायबिटिक रेंज है और एक दरमियान में एक रेंज है। उस दरमियान में रेंज को हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ वो लोग हैं जिनको अभी शुगर नहीं है मगर वो शुगर से बच सकते हैं अगर एहतियात करें, जिसे हमने बात कही, खुराक की एहतियात करें, एक्सरसाइज करें, अपने वज़न को नॉर्मल रखें और वो करें, तो वो एक ग्रुप है जिसको कर सकते हैं। आजकल ये भी एविडेंस आ रहा है कि जिसको डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है, अगर वो भी तकरीबन अपना 15% करीब वेट रिड्यूस करे तो डायबिटीज़ उसकी ख़त्म हो सकती है। तो मेरे ख्याल में आज सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हम जिस फोरम पे भी हों, डॉक्टर्स हों,
वो मैं तो कहता हूँ कि अगर हम 4 आदमी मिलकर बैठ के बात भी कर रहे हैं और किसी का जिक्र भी सुन रहे हैं तो वहाँ पर भी हम ये बात करें कि भाई शुगर का परहेज़ कितना ज़रूरी है, शुगर से बचना कितना ज़रूरी है, तो ये भी एक नेकी होगी, ये भी एक सदका जारिया होगा। तो जी बिल्कुल हो सकता है कि एक बड़ी मशहूर स्टडी थी जो एक बड़े मुस्तनद जर्नल में, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन कहते हैं उसको, उसमें छपी, जो बड़ा अच्छा मुस्तनद रिलायबल जर्नल समझा जाता है, और इंग्लैंड में हुई थी, यूके में स्टडी। उसमें उन्होंने 2 ग्रुप बनाए जो प्री डायबिटिक्स के थे। उन्होंने एक ग्रुप को कहा कि आप अपना वज़न कम करेंगे, आप जो है एक्सरसाइज करेंगे, और दूसरे ग्रुप को कहा कि आप एक गोली खाएंगे। मैं गोली का नाम दानिशा तौर पर नहीं लेना चाहता, कि वो आप एक्स गोली जो शुगर के मरीज जानते हैं खाएंगे। उस स्टडी को वक्त से पहले बंद करना पड़ गया। ओके। और बंद किसी बुरे सेंस में नहीं, अच्छे सेंस में। उस स्टडी से ये साबित हो रहा था कि जो प्री डायबिटिक्स थे जिन्होंने ग़िज़ा का परहेज़ किया और एक्सरसाइज की, उनमें अच्छे रिजल्ट्स मिले और वो डायबिटिक नहीं हो रहे थे, जबकि दूसरे ग्रुप जिसमें दवा दी जा रही थी उसमें ज़्यादा लोग डायबिटिक्स हो रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हम देखना चाहते थे हम रिजल्ट मिल गया, अब इस स्टडी को कंटिन्यू करना अनएथिकल होगा कि हमें पता चल गया कि फ़ायदा ग़िज़ा का परहेज़ है और एक्सरसाइज है, तो हम उनको जिस ग्रुप में हमने रखा हुआ है गोली खिला रहे हैं, तो उसमें हम अनएथिकल होगा कि हम गोली खिलाने दें, इसलिए कि हमने इतने साल की स्टडी बनाई थी और इतने साल पूरे हो जाएं तो इस स्टडी को बंद करना पड़ जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट स्टडी है ये। तो कोई भी दवाई के मुकाबले में आज इन 2 चीज़ों का वो है। मगर मसला ये होता है कि कोई काम किसी आदमी को आप कहें ना कि एक दफ़ा करना है, 2 दफ़ा करना है, हफ्ता करना है, 10 दिन करना है, बड़े शौक से कर लेगा। मगर जब उसको कहा जाए ना कि मुस्तकिल करना है तो नहीं करेगा। हमारे साथ अक्सर होता है, रोज़ होता है कि कोई मरीज़ आएगा और बड़ा सख्त परेशान, और उसके घर वाले भी परेशान, क्या होगा कि शुगर की रिपोर्ट ख़राब आ गई है और अब क्या करेंगे डॉक्टर साहब, क्या होगा, ये होगा वो होगा। एक दिन आएगा, 4 दिन बाद फिर आ जाएगा, आपने बुलाया भी नहीं होगा, 5 दिन बाद फिर आ जाएगा, आपने बुलाया भी नहीं होगा, और उसके बाद 3 साल बाद मिलेगा, क्या कि अब तो मैंने छोड़ दिया, नहीं देखता सर, अल्लाह मालिक है। तो ग्रेजुअली वो जो एक होता है ना, बिल्कुल जो फेज़ आती है, पहली फेज़ आती है जिसमें वो हर चीज़ को ख्याल कर होता है, वो एकदम फिजल आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो सेहतमंद रहना जो है वो एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। एक बड़ी अच्छी मुझे इसी बात करते बात याद आई कि वो कहते हैं ना कि एक किसी मुहावरा है कि भाई इंसान पहले दुनिया के पीछे पड़ के दुनिया कमाने के लिए अपनी सेहत गंवाता है, बिल्कुल, और फिर वो उसी कमाई हुई दुनिया को ख़त्म करता है वो सेहत वापस पाने के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें एक एतदाल रखना चाहिए कि कुछ भी हम कर रहे हों, किसी किस्म की बीमारी मसरूफियात हों, अच्छी ज़ाहिर होंगी या दुनियावी हों या किस तरह की भी हों, मगर उसमें हम अपने लिए टाइम निकालें, बिल्कुल, क्योंकि हम अपने लिए टाइम निकालें और अपनी सेहत के लिए टाइम निकालें। और आजकल तो हर आदमी के पास इल्म का ख़जाना है, घर में बैठे बैठे वो हर चीज़ गूगल पे देख सकता है। बस गूगल पे कुछ चीज़ देखने से पहले देख लें कि वो मुस्तनद साइट है या नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी XYZ बन के कुछ भी लिख दूँ कि भाई फलाना गोली खा लें और हर चीज़ ठीक हो जाएगी, आपकी उम्र 20 साल कम हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ, तो मुझे रोकने वाला तो नहीं है ना, मगर ऐसा होगा तो नहीं ना। तो एक मुस्तनद साइट है, वो देख लीजिए, और उसको हर आदमी को पता होना चाहिए कितना वज़न है। आप मुझसे पूछें कि मैं अपने आपको 30 साल का बता सकता हूँ कि मैं किस साल में कितना वज़न था। हर एक को अपने वज़न का पता होना चाहिए और ख़ुराक का पता होना चाहिए, खाने के बारे में जो है, इन चीज़ों से शुगर से बिल्कुल बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे की जान मारिया, एक्सरसाइज शुगर मरीज़ के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, शुगर के मरीज़ों के लिए भी और नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। बेसिकली किसी भी अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर बिलाल ने कहा कि ये एक दिन की बात नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और आपको ये नहीं करना कि आपने किसी एक जगह बस पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे और आपने ये सब ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस रखें इस अपनी डेली रूटीन में इन चीज़ों को। प्लस ये जो हम मेडिकल टर्म्स में इन्हें ABCs कहते हैं, ठीक है, ABC अप्रोच कहते हैं, यानी आप अपना A1C कंट्रोल में रखें, यानी अपने ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखें। B स्टैंड्स फॉर कि आपके ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने चाहिए। अब ब्लड शुगर किस तरह से नॉर्मलाइज रह सकते हैं? जो स्ट्रेस्ड एक हमारा इन्वायरमेंट है उसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम अगर बात डाइट से कर रहे हैं तो डाइट में जितनी भी हाई सोडियम प्रोडक्ट्स होती हैं, जिन जिन चीज़ों में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ होता है, उसका इस्तेमाल आप कम कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट ये है या बेहतरीन ये है कि आप लेबल्स रीड करने की आदत डालें। ग्रोसरी जब भी करने जाएं, आप क्या चीज़ ले रहे हैं उसको लेबल रीड ज़रूर करें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें सोडियम कितना है और इसमें फैट्स की परसेंटेज कितनी है, ये आपके लिए हेल्दी है भी या नहीं। फिर तीसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है जो C यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखें अपना।
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کولیسٹرول ینگ ایج میں بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہمارا ڈائٹری پیٹرن ہے اگین, اور لیک آف ایکسرسائز ہے. اگر ہم ایکسرسائز کی بات کریں تو الگ سے ٹائم نکال کر جم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ریگولر بیسس پہ واک اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو امریکن ہارٹ ایسوسیشن پر ویک 150 منٹس واک جو ہے وہ ایڈوائز کی گئی ہے. یعنی اگر ہم ایوریج نکالیں تو 40 منٹ کی واک آپ ہر دن ضرور کریں. واک شوڈ بی برسک, تیز تیز قدموں سے چلیں تاکہ اس کچھ کرنے سے آپ کو کچھ تو فائدہ ہو. جو ایک ہم نارمل چٹ چیٹ کرتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ کریں. ٹھیک ہے, تو ان تینوں چیزوں کو آپ اپنا معمول بنا لیں کہ آپ نے یہ تینوں چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہیں, تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر آپ یہ تینوں چیزیں ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ. سر کتنے ٹائپس ہوتی ہیں ڈائبٹیز کی؟ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے بارے میں. ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے. ٹائپ 1 جو ہوتی ہے یوزلی بچوں میں ہوتی ہے, اور کیا کہتے ہیں وہ ان میں جو ہے وہ ان کا جو لبلبا پینکریاس جس کو گلینڈ کہتے ہیں وہ انسولین بنا ہی نہیں رہا ہوتا, تو ان کا علاج صرف انسولین ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کم عمری میں ہو جاتی ہے. اور جو ہمارے ملک میں ہے زیادہ تر ہے, مطلب 98% 99% ہمارے یہاں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, وہ بڑی عمر میں ہوتی ہے, اور اس میں کچھ تھوڑی بہت انسولین بن رہی ہوتی ہیں, مگر اس کی جو ایفیکیسی ہے یا اس کی افیکٹونیس ہے وہ جسم میں کم ہو جاتی ہے. تو پاکستان میں زیادہ تر ہم ٹائپ 2 ہی دیکھتے ہیں, اور ٹائپ 1 جو ہوتی ہے وہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہے. باہر ملکوں میں ٹائپ 1 ہمارے پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہے. اوکے, بچوں کو ایک دفعہ ڈائگنوز ہو جائے تو وہی ہے, وہ ریورس ہو جاتی ہے, دوبارہ سیٹ ہو جاتی ہے؟ بچوں میں یوزلی نہیں ہوتی, ان کو پھر کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے بچوں میں. تو یہ بچوں میں ریشو اتنا زیادہ, اچھا یہ موروثی بیماری ہے, لوگ کہتے ہیں آپ کی فیملی میں کسی کو ہے تو یہ آپ کو بھی ہونے کے چانسز ہے, کیونکہ میری امی کو بھی ہے, میرے دادا کو بھی تھی, میرے نانا کو بھی تھی, تو آپ کو بھی ہو جائے گی, تو آپ احتیاط کریں. تو یہ کس بات کی بھی کتنی صداقت ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس بات میں تو صداقت ہے کہ آپ احتیاط کریں جی. اور کیا کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں موروثی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جینیٹک ہوتی ہے, مطلب جینز میں کیری ہوتی ہے. تو ایسا جینز میں کیری نہیں ہوتی, مگر ہاں جن کے پیرنٹس میں ہوتی ہے ان کو ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ان میں زیادہ ہوگی. اوکے, یہ بات صحیح ہے کہ آپ احتیاط کریں. تو وہ کتنے ٹائم سے احتیاط, مطلب 30 کے بعد احتیاط کرنا شروع کر دیں؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے جو بچے ہیں نا چھوٹے ہیں چند سالوں کے, تو ان میں بھی ڈائٹ کی احتیاط ہونی چاہیے. کیوں مطلب کہہ رہا ہوں کہ سب میں احتیاط ہونی چاہیے. تو مگر جب آدمی خود ہو گیا تو مطلب ہم نے یہی کہا نا کہ ایکسرسائز کی بات کی ہے اور خوراک کی بات کی ہے, یہ تو ہر شخص کو ہر وقت کرنی چاہیے. اور اس میں تیسرا ایک اور چیز ایڈ کر دیں کہ گاہے بگاہے اپنا شوگر کا ٹیسٹ اور بلڈ پریشر وغیرہ یہ چیک کراتے رہنا چاہیے. اچھی عادت ہے, بالکل یہ اچھی عادت ہے. اس میں کچھ وہ نہیں ہے, صرف انتظار نہیں کرنا چاہیے. ایک زمانے میں کہتے تھے کہ بھئی شوگر پریزنٹ کس طرح کرتی ہے, آپ کو بھوک بہت لگتی ہے, آپ کو پیشاب بہت آتا ہے, اور آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے. یہ 3 چیزیں ہوں تو آپ کو شوگر ہے. تو میرے خیال میں نے پچھلے 20 سال میں تو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے ان 3 چیزوں کے ساتھ پریزنٹ کیا ہو اور اس کو شوگر ہوئی. بالکل ڈاکٹر صاحب, قطع کلامی کے لیے معافی, یہاں پہ بریک کا ٹائم آ گیا ہے, تو ناظرین کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ مسکراتے صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں ماریا کی جانب, ان سے جانتے ہیں کیا شوگر جو ہے وہ میٹھا کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے. ڈائبٹیز پیشنٹ کو اکثر یہ بولا جاتا ہے کہ تم میٹھا بہت کھایا کرتے تھے, اس وجہ سے تمہیں ہو گئی ہے. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے, روشنی ڈالیے. دیکھیں, میٹھا کھانے سے تو شوگر نہیں ہوتی. ہاں, جب آپ میٹھے کا ان کنٹرول استعمال کریں گے, وداؤٹ کنٹرول آپ زیادہ استعمال کریں گے, تو میٹھا آپ کا وزن بڑھائے گا, اور جب وزن بڑھے گی, اوبیسٹی ہوگی, وزن بڑھے گا, تو پھر آپ رسک پہ آ سکتے ہیں ڈائبٹیز ہونے کے. ٹھیک ہے, تو ایسا ڈائریکٹ لنک نہیں ہے, لیکن بہرحال احتیاط کرنی ہے. احتیاط ضروری چیز ہے. احتیاط سے کھائیں گے, احتیاط کریں تو پھر نہیں ہوگی, یا ایٹ لیسٹ ہم اس چیز کو پرولونگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری احتیاط جتنی باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں وہ ہو ہی اسی لیے رہی ہیں کہ ہم اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کر سکیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف اچھی گزرے, ڈیزیز فری فیوچر ہو آپ کا, تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں گے ابھی سے. جیسے ابھی ہماری پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا بچوں کو احتیاط کروانی چاہیے, تو بالکل ہمیں اسی ایج سے, ینگ ایج سے ہی بچوں کی ہیبٹس ڈیولپ کروانی چاہیے, کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بچے گریسپ کرتے ہیں ہر چیز کو. تو اگر ہم ان کو اچھی عادت, اچھی ہیبٹس ڈیولپ کروائیں گے تو وہ لائف لانگ ان کے ساتھ چلیں گی. تو ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوگی, لیکن بہرحال احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ کا وزن نہ بڑھے. اور جو میٹھا کھا کے سو جاتے ہیں لوگ,
वो सही करते हैं या गलत करते हैं लोग? मीठा खाने से नहीं, ओवरऑल जो आप डाइट ले रहे हैं उसके बाद फौरन नहीं लेना चाहिए, बीच में एटलीस्ट 40-50 मिनट्स का गैप देना चाहिए, और उसके बाद अगर आप लंच के बाद अगर कर रहे हैं तो उसके बाद आप नैप लेंगे। और अगर रात का खाना जो एडवाइस करते हैं हम लोग ये करते हैं कि मिनिमम 3 आवर्स पहले खाएं आप सोने से, ताकि आपको कोई रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ना हो, कोई खाना जैसे लोगों को एसिडिटी का इशू हो रहा होता है, ये सारी चीजें ना हो। तो एटलीस्ट रात का खाना 3 घंटे पहले खाएं सोने से 3 घंटे पहले, बिल्कुल, और जल्दी सो जाएं, और जल्दी सो जाएं, बिल्कुल। और न सिर्फ जब हम एक्टिव लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, वहाँ हमारी स्लीप पैटर्न भी बहुत मैटर करती है। तो आपने 8 to 9 आवर्स की कंटिन्यूअस स्लीप भी जरूर लेनी है, उसके लिए जल्दी सोएं ताकि सुबह जल्दी उठें। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मामले में तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। आप जल्दी ये वजाहत कर दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मैं जानता हूँ मरीज जो हैं वो सुबह फजर के वक्त सोते हैं, वो रात को 3 बजे सोने लगेंगे। आपने कहा था जल्दी सोए, हम तो जल्दी सो रहे हैं। जल्दी से हमारा मतलब ये है कि आप रात में 10 बजे तक सो जाएं, जब पूरी दुनिया जो है वो हमारे यहाँ तो खैर जाग ही रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज पेशेंट को कौन कौन सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, हम कुछ बातें तो कर ही चुके हैं कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में हर जिस्म की हर चीज़ डायबिटीज़ से मुतासर हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले डायबिटीज़ के मरीज़ को इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पर भी इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन में भी हो सकता है, ज़ख़म लगा भरेगा नहीं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, अगर हम क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो उसमें हमने कहा कि नज़र पे, आँख के पर्दे पे जो खून की नालियाँ होती हैं वो मुतासर हो सकती हैं, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और उसकी वजह से बिनाई चली जाती है। दिल की अगर खून की नालियाँ मुतासर हों तो दिल की तकलीफ़ हो सकती है, एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दिमाग को जाने वाली खून की नालियाँ मुतासर हों तो फालिज, स्ट्रोक हो सकता है। किडनी की हम बात कर चुके हैं। पाँव को जाने वाली खून की नालियाँ मुतासर हों तो डायबिटिक फुट होता है, ज़ख़म बन जाते हैं जो कि भरते नहीं हैं, और उसमें पाँव काटने की नौबत आ जाती है। एक और बड़ी अहम बात यहाँ मैं बताऊँ कि अल्लाह की क्या मसलियत है कि डायबिटीज़ की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ये सब पेन लेस हैं। बिनाई चली जाएगी, दर्द नहीं होगा। दिल का दौरा जो अक्सर शुगर के मरीजों को पड़ता है उसमें बहुत मामूली सा दर्द होगा, या ऐसे भी हमने लोग देखें कि दर्द होता ही नहीं, इत्तेफाकन पता चला किसी और वजह से कि दर्द हो गया। जिस तरह टिपिकल होता है ना कि शदीद दर्द होगा और पसीने आएंगे, ये होगा, तो शुगर के मरीजों को वो शदीद दर्द नहीं होता। इसी तरह किडनी ख़त्म हो जाते हैं, उनको कोई दर्द नहीं होता। मरीज आके कहते डॉक्टर साहब मुझे कभी कभी किडनी में दर्द ही नहीं हुआ, आप कहने किडनी फेल हो गया। सिर्फ पाँव की तकलीफ है जो न्यूरोपैथी होती है उसमें पेन होता है, उनको होता है, वरना बाकी अक्सर में पेन नहीं होता। और इसके अलावा फिर जो हाजमे का निज़ाम मुतासर हो सकता है, कब्ज़ हो सकता है, खाना सही से हज़म नहीं होता, खाना खाते हैं तो पूरी तरह हज़म नहीं होता, 2-2 घंटे 3-3 घंटे इससे ज़्यादा लंबे मैदे में पड़ा रहता है, उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो आप जिस्म के किसी हिस्से का, दांतों का नाम लें, किसी चीज़ का नाम लें, सर के बाल से पैर के नाखून तक जिस्म का हर हिस्सा शुगर से मुतासर हो सकता है, और उसका एक ही हल है कि आप अपने आप को शुगर ना होने दें। और ये चीज़ मेरे आपके हर सुनने वाले के अपने बस में है। बिल्कुल, हम इस तरह मत सोचें कि फलाना को शुगर हो गई, फलाना को शुगर हो गई, फलाना को शुगर। हम इस तरह सोचें कि ये चीज़ है जो फैल रही है, कल मुझको भी हो सकती है, और ये मेरी आज जिम्मेदारी है कि मैं इसको होने से बचूं, अपने आप को बचाऊं, और अपने करीब वालों को, अपने घर वालों को, अपने जिनसे मैं, मेरे लव्ड वंस हैं मेरे, उनको मैं बचाऊं इससे। बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को बचाना पड़ेगा। ये रेशो जो बढ़ता चला गया तो मतलब फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक बंदा अगर घर का बीमार होता है या किसी बीमारी से सफ़र कर रहा होता है तो पूरी फैमिली पे उसके असरात मरतब होते हैं। बढ़ते मारिया की जान बीमारियाँ, एक जो डायबिटीज़ पेशेंट होता है उसके लिए कैसा डाइट प्लान होना चाहिए कि वो स्टार्टिंग नाश्ते से जो स्टार्टिंग करे तो रात में खाने तक उसको क्या क्या चीज़ें अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए? जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि डायबिटिक्स जितने होते हैं उनके लिए कोई बहुत स्पेशल डाइट प्लान नहीं होता, अलग से डिपेंड करता है उनके ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर। अगर हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं तो वो मॉर्निंग में रोटी खा सकते हैं, पराठा खा सकते हैं, कम ऑयल में बना हुआ, यूजुअली हम घी डिस्करेज करते हैं। फिर कुछ लोग जो ओल्ड एज होते हैं पॉरेज खाना पसंद करते हैं, दलिया ले सकते हैं, चाहे उसमें जौ का दलिया हो या गंदम का दलिया हो, साथ में एग ले सकते हैं वो बॉइल्ड फॉर्म में या ऑमलेट की शक्ल में अगर लेना चाह रहे हैं। मिल्क एक अच्छा कॉम्बो बन जाता है ब्रेकफास्ट में, तो मिल्क भी ले सकते हैं लो फैट, या कुछ लोग अगर चाय प्रेफर करते हैं तो फिर उसमें शुगर ना हो। ठीक है। शुगर के मरीजों के लिए बहुत
prolonged fasting अच्छी नहीं होती, बहुत देर तक भूखा रहना नहीं होता. उनको एडवाइस किया जाता है कि हर 2-3 घंटे बाद वो हेल्दी स्नैक ज़रूर लें. अब स्नैक से क्या डेफिनेशन है, आप स्नैक में क्या ले सकते हैं? उसमें कोई फ्रूट आ सकता है, जो भी सीजनल फ्रूट है जो कि कम मिठास वाला या यूँ कह लें कि जो कम निशास्ता वाला होता है, जैसे एप्पल हो गया, पेयर हो गया, पीच हो गया, गुआवा हो गया, ये वाले लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल हैं तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर अगर हम लंच पे आते हैं तो वो चपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं. चपाती गंदम की हो, जो हम यूजुअली एडवाइस करते हैं. सालन में जो आप ले रहे हैं, चिकन, मटन, फिश जो आपको अवेलेबल है, वेजिटेबल अवेलेबल है, दाल अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सैलेड ज़रूर कंपोनेंट बनाएं अपनी डाइट का, ठीक है. फिर उसके बाद आप शाम में 5-6 बजे के टाइम पे अगर आप ले रहे हैं, डेफिनेटली हर कोई चाय लेता है, तो उसके साथ फिर उस टाइम पे कोई पॉपकॉर्न का इस्तेमाल कर लें, कोई चनों का इस्तेमाल कर लें, या शुगर फ्री बिस्किट का इस्तेमाल कर लें. 1 या 2, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है. हमारा पर्पस ये है कि थोड़ा सा हम सपोर्ट कर दें ताकि ब्लड शुगर लेवल्स एकदम ड्रॉप डाउन ना हो, वो एक मेंटेन लेवल में चलें. फिर उसके बाद आप रात का खाना खा लें. जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि रात का खाना अर्ली खाना है, तो मगरिब इशा के दरमियान खा लें आप खाना. और उसके बाद रात का खाना भी सेम एज लंच होगा. खाना दही का ऐड कर सकते हैं आप अपनी डाइट में डिनर के टाइम पे. अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी होता है कि अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो दही का इस्तेमाल किया जा सकता है, कंजेशन तो नहीं करता, स्प्यूटम की प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करता. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आप दही अगर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं देगा. और फिर बेड टाइम के वक्त अगर कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल रात के वक्त डाउन हो रहा होता है, तो फिर ऐसी सूरत में आप अपना मिल्क का इंटेक रात को रख सकते हैं कि 1/2 कप या 3/4 कप मिल्क अकॉर्डिंग टू, मतलब जो उनका पूरा बाकी का डाइट प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप रात के टाइम पे मिल्क देके और फिर वो सो सकते हैं ताकि आधी रात को उनके ब्लड शुगर लेवल्स डाउन ना हो. तो ये एक आइडियली एक इस तरह का डाइट प्लान होता है और इसको इलेबोरेट किया जा सकता है पेशेंट टू पेशेंट उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स के अकॉर्डिंग. ओके, वाओ, दैट्स वेरी गुड. बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जान. डॉक्टर साहब, पेचीदगियां को टेस्ट जो हम करवाते हैं शुगर के मरीज के, डायबिटिक पेशेंट का, टेस्ट कौन कौन से होने चाहिए और उसके शुगर का जो हमारा इनिशियल स्टेज है, मतलब एक नॉर्मल इंसान की कितनी शुगर होनी चाहिए, और जो डायबिटिक पेशेंट है उसको कैसे पता चले कि ये जो है, ये जो अलामात ज़ाहिर हुई हैं और जो मेरा इतना रेशो आ गया तो मुझे शुगर है. और जो बिल्कुल हाई रेट पे शुगर होती है, जो कि मतलब वो उस वक्त ये होता है कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, वो कितनी होती है? ये बहुत सारे सवालात हैं, मैं चाहती हूँ तफसील से जवाब. सारे जबानों को चाहता हूँ, मगर पहले मारिया की बात से कर दूँ. मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मारिया का बताया हुआ खाना खाया और उसके बाद कहा कि मेरा खाना भी ले आओ. तो, जी बिल्कुल ऐसा भी होता है, सही कह रहे हैं आप. तो वो जब बताया हुआ खाना बस वही खाना है, दूसरा खाना नहीं खाना उसके बाद. और ये सब जिन्होंने बताया वो एक टाइम में ही खा लेंगे और कहेंगे दूसरा लेके आओ. अच्छा देखिए, नॉर्मल फास्टिंग शुगर जो है वो किसी की भी 100 से कम होनी चाहिए. ठीक है. 120 से ज़्यादा तो हम उसको कहते हैं कि डायबिटीज़ है, मगर एक रीडिंग पे नहीं कहा जा सकता. 1 से ज़्यादा रीडिंग होनी चाहिए कुछ अरसे के फासले से. जो ज़्यादा बेहतर टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं HbA1c, वो 5.4 से कम होना चाहिए, 5.76 से कम होना चाहिए. अगर 5.6 से लेकर 6.4 के दरमियान में है तो प्री डायबिटीज़, और 6.4 से ज़्यादा है. अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में किसी को भी किसी अलामत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो कराए. हर आदमी को अपनी गाहे बगाहे शुगर कराते रहना चाहिए. आजकल तो मैंने कहा ना बड़ी इजीली होती है, हर घर में कोई ना कोई बीमार होता है, ग्लूकोमीटर होता है, आपने चेक कर ली, अगर लगी तो आपने जाके एक बार रिपीट करा ली. तो मैं समझता हूँ कि साल में एक दफ़ा कम से कम करा देना चाहिए. अगर HbA1c अगर नॉर्मल आए तो भी करते रहिए, क्योंकि मैं बार बार जो घूम फिर के एक बात भी करता हूँ ना कि बदकिस्मती से हम जो डॉक्टर बन जाते हैं ना, तो हमारा भी अपने बारे में ये ख्याल होता है और क्या कहते हैं मरीज़ों का भी ये ख्याल होता है कि ये बीमारों का इलाज करते हैं तो हम बीमार होंगे तो उनके पास जाएंगे. मगर मैं समझता हूँ कि ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम सेहतमंद लोगों को सेहतमंद रहने का तरीका भी सिखाएं. बिल्कुल. कि अब मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमार हो तो मेरे पास आए, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि मैं उसमें भी अपना कुछ काम करूँ कि भाई किस तरह. तो हम लोग जिस तरह हम लोग इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह हम लोग तब्बा किडनी में प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा फोकस होता है इस चीज़ों पे. हम पूरे साल कैंप्स करते रहते हैं सिर्फ नॉर्मल लोगों की स्क्रीनिंग के लिए, शुगर की स्क्रीनिंग के लिए, किडनी की स्क्रीनिंग के लिए, ताकि जो भी आना चाहे उसको कोई तकलीफ ना हो, इलामत ना हो, मगर वो आके टेस्ट करा ले, फ्री में टेस्ट करा ले, ताकि इन चीज़ों की स्क्रीन हो जाए. तो मैं समझता हूँ कि उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए. तो ये 2 चीज़ें बताइए आपको, HbA1c और शुगर का टेस्ट नॉर्मल मैंने आपको दोनों को बता दिया, ये कराएं. और एक टेस्ट के ख़राब आ जाने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी. हम लोगों में खौफ होता है, बहुत खौफ होता है कि टेस्ट कराया
اور خراب آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ارے بھائی پھر کیا ہوگا؟ ایک مسئلہ ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں کھل جائیں گی، مسئلے کا حل نکال لیں گے. آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے تو نہ مسئلہ پتہ چلے گا نہ حل پتہ چلے گا. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب بہت بیوٹیفلی آپ نے بہت زبردست طریقے سے بریف کیا. کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو، کیونکہ آج جو ہے پوری دنیا میں ورلڈ ڈائبٹک ڈے منایا جا رہا ہے؟ مجھے تو فوری طور پہ کچھ نہیں آ رہا، میں وہی کہوں، زندگی 1000 نعمت ہے. بے شک. اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں. جب یہ نہیں ہوتی اس سے پوچھیں. شوگر کے مریض جس کی آج ڈائلسس ہو رہی ہے اس سے پوچھیں کہ تمہاری ڈائلسس رکے گی تم کیا کر سکو گے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی ہر چیز ساری دنیا کی معلومات دینے کو تیار ہوگا صرف ڈائلسس سے بچنے کے لیے. تو آپ آج اپنا معلومات بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں. واو واٹ اے بیوٹیفل میسج. جی ماریا آپ بتائیے گا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنی باتیں ہماری ہوئی ہیں اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ ڈائٹ کا خیال رکھیں، کیا کتنی پورشن میں کھا رہے ہیں وہ چیز میٹر کرتی ہے، اس کو دیکھیں. فزیکلی ایکٹیو ہونے کی کوشش کریں، اور جو ہم ان بٹوین میلز جو ہم کچھ انہیلدی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اس کو ایوائڈ کریں. جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں اسموکنگ کو کوئٹ کریں، اور اپنا ہیلدی ایک ویٹ مینٹین کرنے کی کوشش کریں. اگر زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، اگر کم ہے تو اس کو نارمل لانے کی کوشش کریں، اور بس بڑھنے نہ دیں، کوشش کریں بڑھنے نہ دیں، کوشش کریں. اور ایک ہیلدی لائف سٹائل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھا کھائیں، خوش رہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ ماریا آپ کا. آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے ہمیں اتنی اچھی طریقے سے اویئرنیس فراہم کی. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات کریں گے. ناظرین نے بھی میرے ساتھ جو ہے وہ آگاہی جو ہے لی ہوگی، اور آگاہی فراہم کی ڈاکٹر صاحب نے اور ماریا نے بہت اچھے طریقے سے. لیکن سب یہ جو پورا پروگرام ہم نے کیا ہے یہ آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے، آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ڈائبٹیز ہم لوگ بہت نارمل لیتے ہیں، مطلب ہم بولتے ہیں یار ہو جائے گی، ہونی ہوگی تو دیکھا جائے گا. وہ جب دیکھا جائے گا، جب آپ پھر دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، تو پھر وہ آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ یار میں یہ کتنے آرام سے بول دیا کرتا تھا کہ دیکھا جائے گا. تو خدارا اپنی ڈائٹ کا، اپنی زندگی کا، یہ جو سٹریسفل لائف ہم لوگ گزار رہے ہیں نا، یہ سٹریس کو بھی سائڈ پہ کریں، خوش رہیں، آگے پیچھے کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو بھی سائڈ پہ کریں، مسکرائیں، ہنسیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ 1000 نعمت ہے، آپ کو ایک بار ملتی ہے، زندگی نہ ملے گی دوبارہ. تو کائنڈلی اس چیز کو سوچیں. اور پوری دنیا میں جو ہے منایا جا رہا ہے ورلڈ ڈائبٹک ڈے، تو اس لیے آپ لوگوں کی اویئرنیس ہم نے فراہم کرنے کے لیے پروگرام جو ڈیزائن کیا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا. میرے معزز مہمانوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین اپنی پروگرام میں اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دی. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.